हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन। इसमें मैंने आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए हैं और वो सारे के सारे आपके प्रीलिम्स लेवल के होंगे और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा हर क्वेश्चन को, ताकि आपको अगर पहले से उसका कुछ कॉन्सेप्ट ना पता हो तो वो आपका क्लियर भी हो जाए। ठीक है। और इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो सीक्वेंस वाइज आपके एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे वो IBPS PO या फिर SBI PO। और अगर आप क्लर्क को टारगेट करें तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि क्लर्क में इससे बहुत ईजी आएगा। तो आपने ये कर लिया तो वो तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और इसमें अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन हैं जो कि आपके 5 मार्क्स के होंगे। तो आपका आराम से 35 नंबर का पूरा सेक्शन हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 7 पीपल होंगे और वो लोग मसूरी जाएंगे, हर मंथ की फर्स्ट को जाएंगे। ठीक है। और वो मंथ्स क्या दिए गए हमें, दैट इज़ जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। ठीक है। अब इनके डेज लिख लेते हैं। इसमें 31 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, 31, 31 एंड 31। ठीक है। तो ये हमारा मंथ्स दिए गए हैं। अब हमें अरेंज करना है। दिया गया एंडी जो होगी वो अक्टूबर में जाएगी। ठीक है। मैं इसको एक ग्रिड के फॉर्म में कर लेती हूँ। नाउ वी विल पुट पीपल इन द मंथ्स जो उनका दिया गया होगा। लाइक एंडी को अक्टूबर में रखना है, तो ये तो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, हम यहाँ पे एंडी को लिख देंगे। ठीक है। 2 केसेस हम लोग पहले देखते बनाकर, दोनों में अक्टूबर में एंडी को रख दिया हमने। ठीक है। अजय जो होगा वो उस मंथ में जाएगा जिसमें 30 डेज हैं। अब 30 डेज के मंथ इसमें सिर्फ अप्रैल है और एक हमारे पास जून है। तो एक बार मैं अजय को इसमें रख दूंगी और एक बार अजय को मैं जून में रख दूंगी। ओके। फिर दिया हुआ गैप ऑफ 2 मंथ्स होगा मैक्स एंड एडम के बीच में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई सपोज जनवरी में गया है, ठीक है, मैक्स और एडम में 1 जनवरी में गया, तो फरवरी का गैप, मार्च का गैप छोड़ के अप्रैल में मैक्स और एडम में से कोई आएगा। ठीक है। इसका मतलब 2 मंथ्स का गैप का ये मतलब नहीं होता। 2 मंथ्स का गैप का मतलब होगा कि उनके बीच में एग्जैक्ट एक गैप आएगा। ठीक है। यानी अगर कोई 1 जनवरी में गया है, 1 जनवरी ना हर मंथ की फर्स्ट को गया है, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 मंथ एंड 1 फरवरी से 1 मार्च 2 मंथ्स। ठीक है। तो 1 मार्च के बाद 2 मंथ्स का गैप हो गया, उसके बाद 1 मार्च को कोई पर्सन जाएगा, तब उनके बीच में 2 मंथ्स का गैप होगा। इसको बोलते हैं 2 मंथ्स का गैप। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग 2 मंथ्स का गैप कहाँ कहाँ बना सकते हैं। और एक चीज़ और नेक्स्ट लाइन में बोली गई थी कि मैक्स की विजिट जो होगी वो अजय के बाद नहीं होगी, यानी अजय से पहले होगी, यानी इससे पहले मैक्स कहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी अजय के ऊपर समवेयर मैक्स आएगा। ठीक। और मैक्स और एडम में 2 मंथ्स का गैप है। ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या समझ है, अगर एक जनवरी में होगा तो जनवरी फरवरी 2 मंथ्स हो गए, तो दूसरा कब होगा, दूसरा मार्च में हो जाएगा। देखो यहाँ पे जनवरी मार्च दिया गया, हाँ दिया गया। अगर मैं मार्च को लूँ तो अप्रैल को छोड़ देंगे, मई नहीं आ रहा है, अप्रैल में तो कोई बैठा ही हुआ है। जून को लिया तो जुलाई को छोड़ के अगस्त आ रहा है। ठीक है। बट आप खुद सोचिए, हमें एक पर्सन को तो अजय के ऊपर रखना है ना, तो जून और अगस्त तो अजय के नीचे आएंगे, तो मैक्स और एडम जो कि अजय के नीचे आ जाएंगे, लेकिन मैक्स को ऊपर रखना है, तो हम लोग मैक्स को यहाँ नहीं रख सकते, यानी हमारा अरेंजमेंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है। यानी कि मैक्स और अजय यहाँ में से कहीं आएंगे। और देखो मैक्स जो होगा अजय के ऊपर आएगा और एडम भी अजय के ऊपर आ रहा है। ठीक है। सॉरी, मैंने अजय बोल दिया गलती से। क्या होगा यहाँ पर, मैक्स और एडम अजय के ऊपर आएंगे। ठीक है। 1 जनवरी में और 1 मार्च में। अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँगी मैक्स स्लैश एडम, और यहाँ पर भी एडम स्लैश मैक्स। इसका मतलब अगर यहाँ मैक्स होगा तो यहाँ एडम होगा, और यहाँ एडम होगा तो यहाँ पे मैक्स। ठीक है। इसका ये मतलब है। अब हम लोग और पढ़ते हैं। फिर दिया गया है कि कैरल जो होगी वो जस्ट आफ्टर ड्रू जाएगी, यानी कि ड्रू के जस्ट बाद कैरल जाएगी। ठीक है। ड्रू जो होगा जून में नहीं जाएगा, ड्रू यहाँ नहीं जाएगा, यानी हमारे लिए अब जगह क्या बची, यही बची, क्योंकि उसके फौरन बाद कैरल यहाँ की, इसके अलावा और कोई जगह नहीं बची। तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्रू और ये भी कैरल। ठीक है। और अब एक हमारा बच गया लास्ट, जो कि हमारा
एरिया। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें दिया गया है नेक्स्ट लाइन में मोर देन 1 पर्सन विजिट बिटवीन एरिया एंड मैक्स। एरिया और मैक्स के बीच में एक से ज़्यादा पर्सन आएंगे। अगर मैक्स मेरा यहाँ आया तो मैक्स और एरिया के बीच में एक पर्सन हो गया, बट मोर देन कब होगा, जब मैक्स को हम लोग ऊपर रखेंगे। यानी इससे क्या पता चला कि मेरा ये एडम वाला यहाँ से कट हो गया और यहाँ से मैक्स कट हो गया, तो मैक्स और एरिया के बीच में मोर देन 1 पर्सन हो गया। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं। बन तो गया, हमारा आंसर तो यही आएगा, बट स्टिल लेट मी चेक कि इसमें कोई केस बन सकता है हमारा। हमें दिया कहाँ से गया था, मैक्स और अजय के बीच में 2 मंथ्स का गैप होगा और अजय के ऊपर मैक्स आना है। देखो अगर मैंने मैक्स को यहाँ पे रखा, सॉरी मैक्स और एडम के बीच में 2 मंथ्स का गैप आना है और मैक्स जो होगा अजय के ऊपर होगा। अगर मैक्स यहाँ पर है अप्रैल में, तो मई के बाद जून में अजय बैठा हुआ है, तो मैक्स यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। मैक्स को अगर मार्च में करा तो अप्रैल के बाद मई नहीं आ सकता है हमारा, ठीक है। यानी मैक्स हमारा यहीं पे आएगा। मैक्स और एडम में कोई भी यहाँ आ सकता है, और इस केस में भी यहाँ पे एडम या मैक्स, ओके। अब उसके बाद हमें दिया गया था कि ड्रू के फौरन बाद कैल जाएगी, तो वो यहाँ पे बन सकता है ड्रू एंड कैल। बची कौन, एरिया, वो यहाँ पर आ गई। अब देखिए, अब चाहे मैक्स यहाँ हो चाहे मैक्स यहाँ हो, मोर देन 1 की कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती, इसलिए मेरा केस गलत हो जाता। तो मेरा पहला केस एकदम सही था। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मनी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम हर ऑफिस, फिर वो टूवर्ड्स नॉर्थ गई। तो मैं जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करती हूँ तो मैं हमेशा ईस्ट वेस्ट वाला एक वो बना लेती हूँ ग्राफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। इससे मुझे डायरेक्शन इजीली समझ आता है। आप लोग भी जब शुरू में हो ना तो आप लोग ऐसे बना लेना साइड में छोटा सा, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे आप लोग माइंड में भी रख लेना, फिर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मनी जो थी उसने स्टार्ट करी अपनी जर्नी फ्रॉम हर ऑफिस। पहले वो टूवर्ड्स नॉर्थ गई आफ्टर मूविंग 20 मीटर, यानी पहले वो 20 मीटर नॉर्थ गई। तो सपोज ये पॉइंट है उसका ऑफिस, अब वो यहाँ से नॉर्थ यानी ऊपर की साइड गई 20 मीटर्स, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है। सो आफ्टर मूविंग 20 मीटर शी टुक अ राइट टर्न एंड मूव्ड 15। अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया। अब सपोज वो यहाँ से ऐसे ऐसे करके अगर जाएगी तो उसका फेस जो होगा वो नॉर्थ की तरफ देखेगा ना। अब जो नॉर्थ देखेगा तो उसका राइट ये होगा, उसका लेफ्ट इधर होगा। तो सिमिलरली वो नॉर्थ देख रही है तो उसका राइट ही होगा और लेफ्ट ही होगा। तो उसने राइट टर्न लेके 15 मीटर ट्रैवल करा, तो वो यहाँ से राइट टर्न लेके 15 मीटर पे गई। अब वो इधर की तरफ जब जाएगी तो इसका फेस इधर होगा। अब इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट अब ये हो जाएगा और लेफ्ट वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसने राइट टर्न लेके 35 मीटर गई टू स्टॉप एट अ होटल। अब वो 35 मीटर के बाद एक होटल गई। तो पहले तो उसने इतना तो 20 कवर किया होगा और 15 और कर लिया होगा, ठीक है। तो उसने ये 35 चल लिया। अब ये पॉइंट क्या है, ये होटल है, मैं यहाँ पे HOTEL होटल लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहुँची। फिर उसके बाद वो 50 मीटर लेफ्ट गई और एक मार्केट पे रुक गई। अब वो जब इधर आ रही होगी तो उसका राइट ये बन गया होगा, ठीक है, और लेफ्ट ये होगा। तो उसने 50 मीटर चला होगा लेफ्ट में। अब वो एक मार्केट पे आ गई। मैं MKT मार्केट को लिख दी हूँ। ये डिस्टेंस 50 दिया गया होटल और मार्केट के बीच में, ओके। फिर उसके बाद दिया गया है कि फ्रॉम देयर उसने अनदर 15 मीटर चला अपने लेफ्ट पे। अब वो यहाँ पर है, जब इधर की तरफ फेस करेगी तो उसका लेफ्ट ही हो जाएगा। तो अब वो 15 मीटर गई। अब आप सोचो ये 20 मीटर था, इतना 35 के लिए इतना बचा, वो 15 होना चाहिए था। तो वो इसके एग्जैक्ट जहाँ पे 15 यहाँ तक आया ना, वो यहाँ तक की गई होगी, ठीक है। ये 15 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर करा। और फिर उसके बाद 15 चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया और वो 20 मीटर गई अपने घर पहुँचने के लिए। अब यहाँ से वो राइट टर्न इधर लेगी और 20 मीटर चलेगी और ये उसका होम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बना है। अब अगर मैं कोई क्वेश्चन इसका एक पिक करूँ तो द क्वेश्चन कैन बी लाइक इन विच डायरेक्शन मनी इज होम विद रिस्पेक्ट टू हर ऑफिस एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके होम से ऑफिस के बीच में डायरेक्शन क्या है, मतलब मनी का होम विद रिस्पेक्ट टू ऑफिस, यानी ऑफिस के रिस्पेक्ट में उसका होम किस डायरेक्शन में और उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। उसने यहाँ से स्टार्ट करा था तो ये उसका ऑफिस था। और उसके बाद
उसका होम घेरा, तो किस डायरेक्शन में इसका होम ऑफिस के वेस्ट ईस्ट में है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। फिर उसके बाद इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा जब वो स्ट्रेट इस लाइन में चलेगी, पहले वो इतना 15 चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो पहले 15 चलेगी, फिर 50 चलेगी और उसके बाद फर्दर 20 चलेगी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 85 मीटर। तो आंसर क्या होगा, ईस्ट एंड 85 मीटर, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर मान लो पूछ लेंगे कि ऑफिस के रेस्पेक्ट में होटल किस डायरेक्शन में था, तो होटल इसके बीच में यहाँ पर आ रहा है ना, नीचे ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट है। होटल के रेस्पेक्ट में ऑफिस किस में, तो वो ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होगा और हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, ठीक है। तो अगर आपको ये इसका डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्वेश्चन नहीं बनता है, तो मैंने एक मैराथन डाला है, 3 hours and 45 minutes अराउंड का है वो, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरा प्रीलिम्स का दिया गया, आप उसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले टॉपिक पर पहुंचिएगा और आपको बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा है, ठीक है। वहाँ से अगर आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ लेंगे तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। एंड ऑल्सो मैं जब बताऊँगी तो आपको मैं फिर भी एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँगी ताकि आपको ये तो समझ आ ही जाए, ठीक है। अब दिया है हमें सम स्टेट इज सिटी, कुछ स्टेट जो है वो सिटी हैं, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि ये हमारे स्टेट है और इनमें से कुछ सिटी हैं, तो हम एक डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, सम स्टेट इज सिटी, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, तो नॉर्मली हम सम के लिए ये वाला डायग्राम बनाते हैं, बट इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि सपोज बहुत सारे सिटी हैं और उसके पूरा अंदर स्टेट है। अब क्या सम स्टेट सिटी नहीं है, कुछ स्टेट सिटी नहीं है। जब सारे स्टेट सिटी हैं तो उसका 1%, उसका 99% सब कुछ सिटी हुआ, तो ये भी तो एक इसका कंक्लूजन, मतलब ये भी तो एक इसका डायग्राम बन सकता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग यही बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। ये आपका पॉसिबिलिटी में बहुत काम आते हैं जब आप अलग अलग डायग्राम बना के चेक करते हो, बट अभी आप इसको ध्यान मत दो, अभी आप इसको देखो, सम स्टेट इज सिटी, ईच सिटी इज मार्केट। इसका मतलब क्या है, हर सिटी मार्केट, यानी पूरा का पूरा सिटी किसके अंदर आएगा, मार्केट के अंदर। तो हम लोग एक मार्केट को ऐसे बना देंगे। अब हमारे कंक्लूजन पढ़ते हैं, दिया ऑल सिटीज स्टेट, सारे के सारे सिटी स्टेट है। देखो मैं यहाँ पर अगर आपको ऑल सिटीज स्टेट का डायग्राम बनाती तो वो भी सही था, सम सिटीज स्टेट में ऑल सिटीज स्टेट का डायग्राम बन सकता है, बट जो एक्चुअल बनता है वो ये वाला बनता है। तो ये हमें क्लियरली क्या यहाँ पे दिख रहा है कि सारे के सारे सिटी जो स्टेट है नहीं है, इतने जो सिटी हैं वो स्टेट नहीं है ना, बस इतने ही तो स्टेट है। तो यहाँ से जब हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है, हमें डेफिनेट कंक्लूजन नहीं दिख रहा है, तो हम पहले वाले को रॉन्ग कर देंगे। बट अगर यहाँ पे दे देते ऑल सिटीज स्टेट इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम पॉसिबिलिटी में मान सकते हैं। फिर क्या, सम सिटी कैन नेवर बी स्टेट, इतने सिटी जो है, कुछ सिटी जो कभी स्टेट नहीं हो सकते। क्या हमें कोई रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि इतने सिटी कभी नहीं हो सकते? हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया ना, हमें तो बस ये बताया ना कि कुछ सिटी है स्टेट, ये तो नहीं बताया ना। हमें तो बस ये बताया ना कि कुछ स्टेट एंड सिटी, सॉरी, ये तो नहीं बताया ना कि कुछ नहीं हो सकते या कुछ कभी नहीं हो सकते। जब हमें कोई अलग से इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है कि कुछ नहीं हो सकते, तो हम कैसे बोल सकते कैन नेवर बी? तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। नाउ लुक इन दिस स्टेटमेंट, फ्यू ड्रम इज ऐड दिया गया एंड मोस्टली ऐड इज ओपन ये दिया गया, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से उस वाली वीडियो में समझाया हुआ है कि मोस्टली होता है, अगर अ फ्यू होता है, ओनली अ फ्यू होता है, ओनली होता है, तो बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। आप वहाँ पर जाकर प्लीज़ देख लेना, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तो हम लोग अब पहले अपना स्टार्ट करते डायग्राम बनाना। वेन डायग्राम, फ्यू ड्रम इज ऐड, ठीक है, यानी कुछ ड्रम ऐड है। तो मैंने यहाँ पे ड्रम लिखा और कुछ ड्रम ऐड है, मैंने ऐसे बना दिया। मोस्टली ऐड इज ओपन, इसका मतलब क्या होता है, सम ऐड, सब मोस्टली का मतलब भी सम होता है, तो कुछ ऐड जो है वो ओपन है, ठीक है, ये बना। सम ड्रम इज नॉट ओपन, कह रहे कुछ ड्रम ओपन नहीं है। अब आप खुद सोचो, हमें बात कराई गई थी ड्रम की ऐड से, ऐड की ओपन से। ड्रम और ओपन का तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं ना, तो हमें क्या पता कि ये कुछ ड्रम ओपन है या कुछ नहीं है। जब हमें कुछ दिया नहीं गया है, कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो हम कैसे इस चीज़ को डेफिनेटली बोल सकते, नहीं बोल सकते ना। जब हमें देते सम ड्रम इज नॉट ओपन इज अ कैन बी अ पॉसिबिलिटी, तो हम इसको सही मान लेते, तो हमारा ये कंक्लूजन गलत हो गया। सम ओपन कैन बी ड्रम,
कुछ ओपन ड्रम हो सकते हैं। कैन बी का मतलब भी होता है पॉसिबिलिटी होना, मतलब ये नहीं कह रहे सम ओपन इज ड्रम, कुछ ओपन ड्रम है वो डेफिनेट हो जाता है, बट इन्होंने कहा कैन बी, कुछ ओपन ड्रम हो सकते हैं। अब जब हमें रेस्ट्रिक्शन दिया ही नहीं गया, हमें नहीं बोला ना कि इतने कुछ ओपन, सारे के सारे ओपन ड्रम नहीं हो सकते हैं, सारे के सारे ड्रम ओपन नहीं हो सकते, जब हमें स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया नहीं तो ऑब्वियसली सम ओपन कैन बी ड्रम हो सकता है। जब हमें कुछ पता नहीं तो ये तो हो सकता है, तो ये वाला सही होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। अब ये भी पिछले वाले से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है। फ्यू डेक आर नेक, ठीक है, फ्यू डेक आर नेक, मोस्टली नेक इज ओपन, ठीक है, सम नेक आर ओपन, सम डेक इज नॉट ओपन, कुछ डेक ओपन नहीं है। जब हमें रिलेशन नहीं दिया तो हम इसे डेफिनेटली नहीं बोल सकते। सम ओपन कैन बी डेक, कुछ ओपन डेक हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। क्वेश्चन में हमको 6 स्टूडेंट्स दिए गए हैं और वो डिफरेंट स्कूल जाएंगे और डिफरेंट सिटीज़ में विजिट करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं दिया है कि सपोज स्टूडेंट्स के नाम इसमें दिए गए S1 S2 S3, तो ऐसा नहीं दिया कि S3 के 2 पर्सन के बाद S4 जगह, ये यहाँ पे बोला अरेंजमेंट नहीं है। हम कहीं पर भी S1 को रख सकते हैं, कहीं भी S2 को रख सकते हैं। बस हमें इतना ख्याल रखना है, इस बात को बस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में कि S1 जो होगा वो किस स्कूल से होगा, कौन सी सिटी जाएगा, S2 किससे होगा, कौन सी सिटी जाएगा, बस हमें ये बताना है। बाकी वो कहाँ अरेंज हो रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पे S1 S2 S3 4 S5 एंड S6, ठीक है। ये हम 3 इसके हम लोग 2 बना लेते हैं, एक स्कूल का एंड एक सिटी का। अब कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं। S5 RSP से और वो या तो पुणे जाएगा या तो गया जाएगा, ठीक है। मैंने 2 केसेस ले लिए, एक बार मैं पुणे को रख दूंगी, एक बार गया को रख दूंगी। तो S5 जो होगा यहाँ पे मैं स्कूल लिखूंगी और यहाँ पे सिटी। अब देखो S5 RSP से है, आइदर पुणे और गया। स्कूल क्या है इसका? RSP, इसमें मैं इसको पुणे में रख दूंगी और इसमें मैं गया वाले सिटी में, ठीक है। जो दून से वो विजिट्स मुंबई, दून वाला जो होता है वो मुंबई जाता है, दून वाला मुंबई, ओके। S4 DAV से नहीं, लेकिन वो अजमेर जाएगा। S4 अजमेर जाएगा। अब वो DAV से नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसके में DAV नहीं आएगा, ठीक है, इसके बारे में, ओके। ना ही S1 ना ही S3 ऑल ही जाएंगे, S1 और S3 ऑल ही नहीं जाएंगे, ठीक है। ये ऑल ही नहीं जाएगा और ये भी ऑल ही नहीं जाएगा, ओके। इसमें भी मैं करती चली जा रही हूँ, ठीक। S4 अजमेर जाएगा, S1 S3 ऑल ही नहीं जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ओके। अब हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। S1 KV से और वो गया और पुणे नहीं जाएगा। S1 KV से है, गया और पुणे नहीं जाएगा, यानी ये पुणे तो हमारा हो गया, यानी अब ये गया नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी थोड़ा सा ऊपर करके, ये हमारा गया भी नहीं जाएगा। और ये KV से S1 और ये गया और पुणे में से नहीं जाएगा, तो गया तो ऑलरेडी अरेंज हो गया, यानी बचा पुणे, तो हम लोग यहाँ पे पुणे लिख देंगे और क्रॉस कर देंगे, यानी S1 हमारा पुणे भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद S6 DPS से, S6 DPS से तो हमारा S6 का DPS दिया गया था। फिर उसके बाद S3 जो होगा वो दून से नहीं है और वो पुणे नहीं जाएगा। S3 हमारा दून से नहीं है, दून हमारा कॉलेज है, ठीक है। तो S3 दून से नहीं है और वो पुणे भी नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसके लिए पुणे भी कर दे रही हूँ। ये पुणे नहीं जाएगा और दून भी नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर भी लिख दे रही हूँ मैं S3 पुणे नहीं जाएगा एंड दून भी नहीं जाएगा, ओके। अब हम लोग को देखना है हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो S1 ओली गया नहीं जाएगा, ओली यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ओली या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पे आएगा, ओके। और
S3 जो होगा वो पुणे भी नहीं जाएगा, यहाँ पे पुणे नहीं आएगा। पुणे तो चलो हमारा हो ही गया, तो हम लोग पुणे हटा दे रहे फिर ना। दून के जो दून जाएगा वो, जो दून में पड़ता है वो मुंबई जाएगा। अब आप देखो, दून यहाँ आ नहीं सकता है, दून यहाँ आया तो मुंबई यहाँ आएगा, और दून यहाँ पे मरना है, ठीक है। यहाँ पे दून रख नहीं सकते क्योंकि मुंबई नहीं आ पाएगा, तो दून के लिए यही जगह बची, तो हम लोग यहाँ पे दून को रख देंगे और ये जगह मुंबई। इस केस में देखो, दून और मुंबई यहाँ आ सकते, वरना दून यहाँ पे मना है, मुंबई यहाँ है नहीं, तो दून यहाँ पे आएगा और ये मुंबई, ठीक। तो ये वाला तो मेरा हो गया। अब देखो, ओली मेरा यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यानी ये बचा ओली के लिए, तो यहाँ पे ओली आ जाएगा। तो मैंने ये वाले का यूज़ कर लिया, इसको हटाते हैं, दून भी हो गया, ओली यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो DAV यहाँ नहीं आएगा, तो DAV यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और हमारा लास्ट स्कूल बचा आर्मी, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब गया जो है वो यहाँ नहीं आएगा, तो गया वाला यहाँ पर आएगा। लास्ट बचा दिल्ली, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और हमारा ये वाला केस है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ओली नहीं आएगा, यहाँ पे ओली नहीं आएगा, तो ओली यहाँ पर आया, तो ये हटाते हैं। यहाँ पे पुणे नहीं आएगा और यहाँ पे भी पुणे नहीं आ सकता है, तो पुणे के लिए तो बस यही तो जगह बची थी ना एक में से तो आना पड़ेगा। तो मेरा ये वाला केस गलत हो गया अपने आप, ठीक है। तो मेरा ये वाला सही है। तो हम लोग ना एक काम करते हैं, सारे वर्ड्स का ही कोड निकाल लेते हैं। ऑल्दो आपको एग्जाम में ज़रूरत नहीं होती सबका निकालने की, जो क्वेश्चन पूछा आप उसी का निकालना, बट मैं आपको सिखा रही तो मैं सबका ही निकाल लेती हूँ। और मैंने ये वाले क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से आपका वही प्रीलिम्स रीजनिंग मैराथन में बहुत अच्छे से मैंने बताया है। लंबी वीडियो थी, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने इतने डेप्थ में कॉन्सेप्ट आपके समझाए ना कि आपको फिर उसके अलावा कुछ सुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना कुछ पढ़ने की, ठीक है। मैंने इतने मेटिकुलसली पढ़ाया है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में सडन ट्रिप्स लीड्स टू एडवेंचर, फिर सेकंड में ट्रिप्स टू माउंटेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 वर्ड कॉमन आ रहे हैं, एक तो ट्रिप्स और एक टू, फर्स्ट और सेकंड में, ओके। और थर्ड में अगर हम देखें तो सडन प्लान्स टू नेचर, फर्स्ट और थर्ड में भी 2 कॉमन आ रहे हैं, सडन एंड टू, ठीक है। यानी टू जो मेरा है वो मेरा फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा। तो एक हमें ऐसा वर्ड देखना है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों में आए, ठीक है। तो अगर हम कोड देखें तो हमारा कोड ST फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में भी है, यानी 2 का कोड ST होगा। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या था, ट्रिप्स 2, ठीक है, ट्रिप्स और 2। अगर ट्रिप्स ST हो, अगर 2 ST हो गया तो जो बचा हुआ 2 वर्ड का कोड कॉमन होगा वो ट्रिप्स का हो जाएगा, जो कि हमारा है LM, ठीक है। तो ट्रिप्स का कोड होगा LM। अब फर्स्ट और थर्ड में सडन एंड टू कॉमन था, ठीक है। 2 को मैंने ST दे दिया है, तो सडन का कोड जो होगा, जो कि फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ कॉमन हो, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है हमारा PQ, तो सडन का हो जाएगा PQ। अब फर्स्ट में सडन भी हो गया, ट्रिप्स भी हो गया, 2 भी हो गया। अब बचा लीड्स एंड एडवेंचर। अब मुझे लीड्स देखना है कहाँ पर है, लीड्स मेरा फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो फर्स्ट और फोर्थ में जो 2 कोड कॉमन होंगे वो लीड्स के हो जाएंगे। तो इनमें कॉमन है NR, तो लीड्स का हो जाएगा NR। तो एडवेंचर के लिए जो बच जाएगा फर्स्ट लाइन में विच इज़ MT, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट लाइन के सारे कोड हो गए। सेकंड में था ट्रिप्स टू माउंटेन्स, ट्रिप्स 2 का मैंने निकाल दिया STLM, तो जो बचेगा वो माउंटेन्स का हो जाएगा विच इज़ RB, तो माउंटेन्स का RB हो जाएगा। थर्ड में सडन हो गया, 2 हो गया है, ठीक है। प्लान्स बचा है, नेचर बचा है, और फोर्थ में नेचर है, ठीक है। तो हमारा नेचर थर्ड एंड फोर्थ में जो भी कोड कॉमन होगा वो नेचर का हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन है हमारा EF, तो नेचर का हो जाएगा EF। तो थर्ड में हमारा सडन हो गया, नेचर हो गया, 2 हो गया, जो बचेगा वो प्लान्स का हो जाएगा विच इज DC। और फोर्थ में नेचर हो गया है, लीड्स हो गया है, एवरीवन, तो एवरीवन VQ खाली बचा, तो वो एवरीवन का हो जाएगा। तो ये मैंने सबके कोड निकाल के दिए आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व करना होता है।
जो वीडियो मैंने आपको बताया था मैराथन वाली, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ब्लड रिलेशंस को पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो तो आपको और क्लियरली समझ आएगा। बट स्टिल मैं आपको वैसे ही समझाऊंगी जैसे मैं समझूंगी कि आपको भी नहीं आता ब्लड रिलेशन, ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दिया गया था कि 7 मेंबर्स होंगे जिसमें से 3 जनरेशन, तो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ ताकि मेरे माइंड में रहे कि मैं एक्स्ट्रा कुछ बना नहीं सकती हूँ। 7 मेंबर्स हैं, 3 जनरेशन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मेंबर्स 7 है, जनरेशन 3 है, कपल्स हमें 2 दिए गए थे, एंड नो सिंगल पेरेंट, ठीक है। यानी जो जिनके बच्चे होंगे उनके मम्मी पापा दोनों जिंदा है, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ते, ई जो कि ग्रैंडसन है बी का, उसकी एक बहन है, ई बी का ग्रैंडसन है, यानी बी यहाँ पर आएगा। हमें जेंडर नहीं पता, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। मैं आपको एक छोटा सा बता दे रही हूँ मैं इसको सॉल्व कैसे करती हूँ। सबसे पहले मैं मेल्स को प्लस में डिनोट करती हूँ, फीमेल्स को माइनस में करती हूँ। अगर किसी के बीच में कपल वाला बॉन्ड है तो मैं ये वाला साइन रखती हूँ उनके बीच में। सपोज ए और बी कपल्स है तो मैं ये वाला साइन रखूंगी, ठीक है, ये कपल बॉन्ड होता है। फिर मैं सिबलिंग के लिए ये वाला बॉन्ड देती हूँ कि ये ए पैरेलल, ए और बी अगर आमने सामने बैठे हॉरिजॉन्टली, मैंने ऐसे एरो बनाया, इन्हें दोनों सिबलिंग हैं। और अगर ये वाली लाइन है स्लैंट वाली और या फिर ऐसे वर्टिकल है तो इसको मैं सन या डॉटर का देती हूँ, ठीक है। और जिसमें जो ऊपर की साइड बैठा होगा, सपोज ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ऊपर की साइड पेरेंट, नीचे की साइड उनका बच्चा, यानी ए का बच्चा बी है, ठीक है। अब वो सन भी हो सकता है बी, या फिर डॉटर हो सकती है, ए मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। तो ये वाला मैं बच्चों के लिए डिनोट करती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा इस वाले जो हमारी लाइंस होते हैं ना, इन वाले से मैं अपना पूरा एक ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाती हूँ, फिर उसके थ्रू मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था ई ग्रैंडसन है बी का, हैज़ 1 सिस्टर, यानी ई जो कि बी का ग्रैंडसन है उसकी एक बहन है, यानी ई की एक बहन है और ई बी का ग्रैंडसन है। अब सन के लिए, यानी सन क्या हुआ, मेल हुआ, मेल के लिए ये वाला साइन करते हैं, मेल का, ये फीमेल का है, ठीक है। बी का ग्रैंडसन कैसे बनेगा, बी का कोई बच्चा होगा, उसका बच्चा ई होगा, तब वो उसका जाके पोता बन जाएगा, पोता नवासा कुछ भी, ठीक है। तो ई ग्रैंडसन है, उसकी एक सिस्टर है, तो मैंने सिबलिंग बॉन्ड के लिए ये वाला बताया था ना, तो ई की एक बहन होगी, तो मैं यहाँ पे पहले से ही फीमेल वाला साइन लगा दे रही हूँ कि यहाँ पे एक लड़की आनी है, ठीक है। सी मदर इन लॉ है डी की, जो कि सिस्टर इन लॉ है एफ की, ठीक है। डी एफ की सिस्टर इन लॉ है और सी उसकी मदर इन लॉ है, यानी सी जो होगी वो मदर इन लॉ डी की कब बनेगी, जब सी का कोई बच्चा होगा और उसकी शादी डी से हुई होगी, तब जाके वो उसकी सास बनेंगी। और इनके बच्चा कोई होगा ना, हमने बोला नो सिंगल पेरेंट, यानी पेरेंट जो होंगे यहाँ पे, जो इनकी पेरेंट है वो सिंगल है, यानी इनके हस्बैंड का भी होना जरूरी है यहाँ पे। तो डी की सिस्टर मदर इन लॉ है सी, और डी सिस्टर इन लॉ है एफ की। सिस्टर इन लॉ का मतलब डी फीमेल हुई, तो यानी सी के लड़का होगा जिसकी शादी डी से हुई है। अब ये सिस्टर इन लॉ कब बनेगी एफ की, जब इसके जो हस्बैंड है उसका सिबलिंग एफ हो, ठीक है, ये एफ होंगे, तब जाके डी इनकी सिस्टर इन लॉ बनेगी ना, भाभी टाइप बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने बना लिया। अब हमें ये नहीं पता एफ मेल है या फीमेल है। फिर उसके बाद दिया गया एच का कोई सिस्टर नहीं है लेकिन वो मैरिड मेंबर है। अब मैरिड सिर्फ 2 ही लिख के गए थे, एक यहाँ पर हो गया, तो अब एक बच्चा वो यहीं पे आना चाहिए ना, तो एच यहाँ पे आएगा। अब एच की कोई सिस्टर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रदर हो जाएगा एच का, ठीक है, और ये मैरिड मेंबर भी हो गया। तो अब इस डायग्राम और इस डायग्राम को हमें क्लब करना हम कैसे कर सकते हैं। देखो 3 जनरेशन की बात थी, 1 2 एक और आनी चाहिए, यहाँ पे भी ये फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ पे सेकंड जनरेशन, यहाँ पे थर्ड जनरेशन आनी है। अब हम देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं। अगर मैं सी को बी की वाइफ बना दूँ तो बी हस्बैंड हो जाएंगे और उनकी वाइफ सी हो जाएंगी, ठीक है। अब इनका बच्चा एच था जिसकी शादी डी से हुई थी, ठीक है, सी का बच्चा एच था, यानी सी और बी का बच्चा कौन होगा, एच होगा, और वो मेल है, और उसकी वाइफ डी होगी, और एच की एक बहन होगी, वो भाई होगा जो कि एफ है। अब इनका बच्चा जो होगा, एच और डी का बच्चा ई होगा, और जो बच्चा वो उसकी सिस्टर होगी विच इज जी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल ब्लड रिलेशन का डायग्राम बन के आएगा। अब ये इनइक्वालिटीज का जो कॉन्सेप्ट था, तो इसमें क्या था ना, बहुत सारी चीजें थी जो बच्चों को कंफ्यूज करती थी, लाइक आइदर और कैसे लगाएं,
ठीक है। आइदर और का कॉन्सेप्ट पता चला तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन करा तो उसमें देखा आइदर और वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करा तो क्वेश्चन ही आंसर गलत आ गया। तो बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे कीज थी, ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो किसी को नहीं समझ आ रही थी। तो वो भी मैंने अपनी मैराथन रीजनिंग मैराथन की वीडियो में कवर करा है बहुत अच्छे से। इनइक्वालिटी सबसे लास्ट का टॉपिक होगा, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, उसमें बहुत इन डेप्थ में मैंने बताया कि 2 अलग अलग ग्रुप होते हैं, हमें अलग अलग सिम्बल्स को प्रायोरिटीज़ देनी पड़ती हैं। तो आप वहाँ पर देख लोगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फिर भी मैं एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपको दे देती हूँ। इनइक्वालिटीज़ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, एक हमारा ग्रुप 1 होता है, उसके सिम्बल्स अलग होते हैं, और एक ग्रुप 2 होता है, उसके सिम्बल्स अलग होते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 में भी आप कुछ भी रख लो, ग्रुप 2 में कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन सिम्बल सबके अलग हैं। लाइक ग्रुप 1 में मैं अगर ग्रेटर को रख रही हूँ तो उसमें कौन कौन से सिंबल आएंगे, ग्रेटर आएगा, ग्रेटर इक्वल आएगा, एंड इक्वल आएगा। ग्रुप 2 में अगर मैं स्मॉलर रख रही हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट सिंबल आएगा स्मॉलर इक्वल, एंड थर्ड आएगा इक्वल। इक्वल तो दोनों में न्यूट्रल है। अब होता क्या है, जो मैंने पहले रखा है वो होता है हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी के सिंबल, यानी ये कौन से होंगे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी के हैं, और ये हमारे सेकेंड प्रायोरिटी के, एंड दीज आर अवर थर्ड प्रायोरिटीज़। अब मैं प्रायोरिटीज़ का मतलब भी बता दूँ। सपोज हमें स्टेटमेंट दिया है, उसके नीचे कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन में हमें मान लो ये वाला साइन है, सपोज ये ग्रेटर का है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम पूरे स्टेटमेंट में बी से ई की तरफ पूरा ट्रैवल कर रहे होंगे तो मेरा प्रायोरिटी का सिंबल ये वाला है, यानी ये वाला सिंबल है, तो मुझे ये वाला सिंबल चाहिए ही चाहिए, मेरी प्रायोरिटी का सिंबल होना ही चाहिए वहाँ पे। और अब इससे बड़ी तो कोई प्रायोरिटी है नहीं, मैंने उसको फर्स्ट भी रखा है, तो इससे बड़ा कुछ है नहीं, तो इसके लिए फर्स्ट इससे बड़े की कोई नीड भी नहीं बताने की। लेकिन अगर मुझे ये मिल गया, फिर मुझे उससे छोटा मिले, यानी सेकंड प्रायोरिटी का भी मिले, थर्ड का भी मिले, आई डोंट केयर, मुझे मेरा मिल गया, मेरा वहाँ पे मतलब कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कंक्लूजन सही करने के लिए, कि जब मैं बी से ई की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे मेरे ही ग्रुप के सिंबल्स मिले। लाइक मैं ऐसे अगर जा रहा हूँ तो मुझे ये वाला मिले, ये वाला मिले, मुझे इधर वाला ना मिल जाएगी, ऐसे में कोई ना मिल जाए। ठीक है, तो ये होता है, यानी मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन में जो सिंबल दिया गया है उसको अगर आपको कंक्लूजन को सही करना है तो वो सिंबल आपका एक तो प्रेजेंट होना चाहिए जब आप जो भी कंक्लूजन में एलिमेंट्स दिए हैं उनमें ट्रैवल कर रहे हो, और दूसरा वो सब सेम ग्रुप के होने चाहिए उस एलिमेंट से। लाइक बी से ई की तरफ में कोई भी ऑपोजिट सिंबल ना आना चाहिए, ग्रुप 1 के आने चाहिए, और ग्रुप 2 अगर आप यूज़ करो तो ग्रुप 2 के आने चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात होती। अब सेकंड प्रायोरिटी का क्या मतलब है, अगर आपका कंक्लूजन में सेकंड वाला सिंबल दिया है, इसका मतलब है कि आपको इससे छोटा मिले, ये तो मिलना ही चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो उससे छोटा मिले तो कोई फायदा नहीं है, तब भी गलत है कंक्लूजन। आपको ये मिल गया बहुत अच्छा है, ये 10 बार मिल गया तो भी कोई बात नहीं, अगर ये एक बार मिला और ये 10 बार मिल गया तब भी कोई बात नहीं। मतलब क्या, जो प्रायोरिटी आपकी कंक्लूजन में, मतलब जो सिंबल दिया आपको उस प्रायोरिटी का मिलना चाहिए, उससे ऊपर का अगर मिला तो कंक्लूजन गलत है। इससे ऊपर कुछ था नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं, लेकिन इससे ऊपर जो है ना तो ये गलत है। तो आपको इस वाले कंक्लूजन के लिए जब कंक्लूजन में ये लगाओ तो क्या आपकी कंडीशन होगी, जब आपका कंक्लूजन सही होगा, पहला जिस ग्रुप को आप देख रहे हो उस ग्रुप के सिंबल होने चाहिए, ऑपोजिट होंगे तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप फॉर्म होनी चाहिए तभी कंक्लूजन सही होता है। तो रिलेशनशिप कब बनेगा, जब सेम ग्रुप के हो और जो भी कंक्लूजन में सिंबल है आपको उस प्रायोरिटी का सिंबल मिलना चाहिए या उससे कम का मिलना चाहिए। या उससे कम ऐसा नहीं समझो कि आपको ये नहीं मिला बट ये मिल गया तो आप सही मान लोगे, आपको ये मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर इसके साथ उससे कम का मिल रहा है तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं मिलना चाहिए। अगर आप इज इक्वल टू दिया गया आपको आपके कंक्लूजन में, इसका मतलब क्या है, इससे ज़्यादा, यानी ये नहीं मिल सकता, अब इससे कम तो कुछ है नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ ट्रैवल करते टाइम सारे सिंबल्स इज इक्वल टू ही होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए। वरना अगर सब इज इक्वल टू लेकिन गलती से एक ये आ गया या ये आ गया तो आपका कंक्लूजन वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, और दूसरे ग्रुप का आ गया तो रॉन्ग हो ही जाएगा। अब इसको दूसरे, आप ये मत सोचना इज इक्वल टू दूसरे ग्रुप में, ये तो न्यूट्रल है इसलिए मैंने लगा दिया। अब ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, आइदर और का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से डिटेल में बताया, वो तो आपको उस वीडियो में देखना ही पड़ेगा। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उस वाले को भी यहाँ पे दूँ, क्योंकि ये मैराथन सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड है, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराने आई हूँ, इसलिए मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकती, इसलिए मैंने वो पहले ही आपको दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग ये वाला कंक्लूजन देखते हैं। बी से ई जाना है और मुझे ये वाला सिंबल चाहिए, यानी इस प्रायोरिटी का सिंबल प्रेजेंट हो, इससे कम का हो सकता है। ठीक है, अब इससे ऊपर का तो कुछ होगा नहीं, प्रायोरिटी फर्स्ट यही है, तो फर्स्ट से ज़्यादा बड़ा किसी को प्रायोरिटी नहीं मिलती ना। तो ये प्रेजेंट हो, सेम ग्रुप के होने चाहिए, और इससे छोटा होगा तो भी चलेगा और मेरा कंक्लूजन फिर सही हो जाएगा। अब मुझे बी से ई जाना है, देखो बी मेरा यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, मैं बी से सी जा सकती हूँ, सी से डी जा सकती हूँ, लेकिन डी से ई नहीं जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बी से सी में मुझे ये वाला ग्रुप 1 का सिंबल मिला, फिर भी ग्रुप 1 का मिला, लेकिन डी से ई पहुँचती मुझे ग्रुप 2 का सिंबल मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा कंक्लूजन हो गया गलत। ठीक है,
तो कंक्लूजन सही करने के लिए 2 कंडीशन थी, सेम ग्रुप के सिंबल्स होने चाहिए और जिसको प्रायोरिटी दे रहे वो तो होना ही चाहिए, साथ में उससे कम हो तो चलेगा, नहीं हो खाली ये हो तो भी चलेगा, बट उससे ज़्यादा हुआ तो नहीं चलेगा। तो ये मेरा गलत हो गया। अब सेकंड है कि मुझे ए से डी जाना है। देखो डी से ए नहीं जा सकते ना, इधर मुंह बंद है, जिधर मुंह खुला आप उसको कंसिडर कर लो। आप इसको क्या लिख सकते हो, डी छोटा है ए से तो ए बड़ा है डी से, दोनों बात एक है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बेसिकली सेम है, कुछ भी नहीं है। आपने अगर यहाँ पे ए लिखा यहाँ पे बी लिखा तो अब यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो, बात तो एक ही है ना। वो तो मैंने बस आपको समझा दिया था, वरना सेम ही है दोनों चीज़ें। तो अब आप लोग ए से डी जा सकते हो। देखो ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी भी चले गए, ठीक है। तो अब ए से डी जा सकते हो। आप बोलोगे कि यहाँ पर तो ये वाला सिंबल आ गया, बट मैंने क्या बोला था कि आपको जो प्रायोरिटी चाहिए वो मिला सिंबल। देखो ए से बी में मिल गया, सी से डी में भी मिल गया, तो ए से डी जाने में आपको मिल तो गया। अब आपको ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये मिल गया, आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो मेरा ये वाला सही है। तो आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अब इस बारे में देखो, मुझे एल से आई की तरफ ट्रैवल करना है और मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल चाहिए, ठीक है। देखो आप एल से आई में क्या होता है, एल की तरफ मुंह बड़ा खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, आप जैसे एल से ट्रैवल करने चले तो मुंह छोटा हो गया, यानी आपका रेस्ट्रिक्शन बन गया, यहाँ पे आप बाहर नहीं जा सकते हो, इधर नहीं जा सकते हो। तो फर्स्ट कंक्लूजन मेरा गलत हो गया, ठीक है। यानी क्यों हुआ, क्योंकि मुझे सिंबल ये चाहिए था बट मुझे ऑपोजिट ग्रुप का मिल गया। अब मुझे एच से के जाना है। देखो एच से आप फिर से आप एच से आई नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे मुंह बंद है। आपको क्या चाहिए था, एच की तरफ मुंह खुला हो, यानी एच की तरफ बंद हो गया यहाँ पे। तो ये भी गलत। आंसर क्या होगा, नीदर वन नॉट टू फॉलोज। कंक्लूजन दिया है एन से एफ की तरफ जाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल मिलना चाहिए, ठीक है, ग्रुप 1 का, ठीक है। ये दोनों ग्रुप 1 के दिए गए। ग्रुप 1 ग्रुप 2 सेम होता है, बस क्या होता है एक में ये वाले सिंबल होते हैं, एक में इधर वाले होते हैं। तो मुझे इधर वाले ज़्यादा मतलब अनईजी लगता है, तो मैं यही वाले से कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपकी पसंद है, आप इधर से इधर जाना चाहते हो या इधर से इधर जाना चाहते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब देखो एन से मुझे एफ की तरफ जाना है और एन की तरफ बड़ा मुँह है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप 1 का सिंबल मिले। एन ये रहा मेरा, एफ ये रहा। अब मैं कैसे जाऊँगी, देखो एन से मैं ओ गई, अभी मुझे सेकंड का मिला, मुझे फर्स्ट का नहीं मिला है, ठीक है। अब मैं देखो ओ मेरे यहाँ पर है, अब यहाँ पे तो कॉमा है, यानी यहाँ पे इधर से रिलेशन ब्रेक है, यानी अब ओ मुझे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं ओ से डायरेक्ट ई गई, मुझे मेरा सिंबल मिल गया। अब मुझे देखना है नेक्स्ट सिंबल मेरा उसी ग्रुप का है, तभी मेरा कंक्लूजन सही हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो मेरे कंक्लूजन गलत है। हाँ देखो ये इज इक्वल टू तो न्यूट्रल दोनों में आता है, तो मैं ई से एफ भी जा सकती हूँ, यानी मैं एन से एफ जा सकती हूँ और ये वाला सिंबल मुझे मिल गया, ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन सही है। एम से ई जाना है, देखो एम से एन गए, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल मिल गया। अब मुझे उससे छोटा मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस हाँ मुझे उसी ग्रुप का मिले, यानी सबके मुंह ऐसे ही इसी पोजीशन में होने चाहिए, उल्टे नहीं होने चाहिए। तो एम से एन गए, एन से ओ गए और ओ से ई गए, तो मेरा ये भी कंक्लूजन सही है क्योंकि सब जगह सेम ग्रुप मिला है। अब हम लोग अपना लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। दिया था कि कुछ पर्सन्स बैठे होंगे लीनियर रूम में जो नॉर्थ फेस करे, ठीक है, यानी कि हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन नहीं बताए गए, तो हम लोग इसमें एग्जैक्ट तो लिख नहीं सकते। अब हम लोग कंडीशंस पढ़ते उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। 2 पर्सन है टी और यू के बीच में, ओनली 5% टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में से 5 पर्सन है। इससे हमें क्या पता चला, यू जहाँ भी होगा उसके राइट में 5 ही लोग आएंगे। तो यू अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5, क्योंकि सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं तो राइट इधर ही आएगा। तो यू के राइट में 5 लोग हैं और यहाँ पे राइट एंड से हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, यानी अब इसके बाद और लोग नहीं आएंगे, यहाँ पे इतने ही लोग हैं। फिर दिया गया 2 पर्सन है टी और यू के बीच में। अब टी और यू के बीच में 2 कैसे हो सकते हैं, या तो टी यहाँ पर आ जाए या तो टी इधर आ जाए, दोनों केसेस बनते हैं। हम लोग अभी उसको पॉज रखते हैं, यहाँ पे लिखते थे टी और यू के बीच में 2 पर्सन है, उसको हम अलग लिख लेते हैं बस। एल जो होगा सेकेंड होगा एक्सट्रीम राइट एंड से, यानी फर्स्ट सेकेंड, एल यहाँ पर आएगा, ओके। फिर दिया गया है कि मोर देन 1 पर्सन एल और टी के बीच में, एल और टी के बीच में मोर देन 1 पर्सन है। अगर यू यहाँ पर है 2 पर्सन के बाद टी यहाँ पर है, तो एल और टी के बीच में तो मोर देन 1 होने चाहिए ना, यहाँ पर तो एक भी नहीं है, तो यानी टी मेरा इसी इधर ही साइड आएगा, तो टी यहाँ पर आ जाएगा। यू और टी के बीच में 2 पर्सन, अब एल और टी के बीच में मोर देन 1 पर्सन हो गए। फिर उसके बाद 7 पर्सन होंगे एल और के बीच में। अब एल यहाँ है, इधर से 7 हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे बंद हो गया ये रास्ता, तो 7 इधर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो के यहाँ पर आएगा। अब एल और के बीच में ये इतने पर्सन जो होंगे ये 7 पर्सन हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये एस थर्ड है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से, यानी अब लेफ्ट में मुझे इधर नहीं पता ना कितने, मुझे इतना पता है यहाँ पे अगर खत्म है हमारा अरेंजमेंट तो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से थर्ड पे एस आएगा,
ठीक है, इतना मुझे पता। अब इस बीच में कितने रोज हैं, कितनी सीट्स है, मुझे नहीं पता है। फिर देख के थर्ड टू राइट ऑफ एन है, एन के थर्ड टू राइट है के, ठीक है, यानी एन यहाँ पर है, उसके राइट में 2 पर्सन्स की गैप पे के है। अब देखो के यहाँ पर है, यानी 2 पर्सन्स यहाँ पर, और एन मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, और ये भी तो हो सकता था कि एन इधर कहीं आ जाए, हमें आगे बढ़ना होगा। 5 पर्सन होंगे एस और टी के बीच में। अब एस यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, तो यहाँ पे 5 पर्सन होने चाहिए, 1 2 3 4 5। अब समझ आया, देखो एस और टी के बीच में 5 पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5, और के और एन के बीच में 2 का गैप है, के आया तो 1 2 एन यहाँ पर आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। तो एन हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये हमारा अनसर्टेन सीटिंग अरेंजमेंट होता है इन लीनियर रो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आराम से 4 से 5 मार्क्स के आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा रीजनिंग का सेशन। होप यू गाइज लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।